नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा की टिकटॉक स्टार और बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के पीए सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार करते हुए दावा किया है कि दोनों ने ही पार्टी की रात सोनाली फोगाट के ग्लास में एक तरह का ड्रग मिलाया था। पार्टी और होटल के सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। क्या सोनाली फोगाट की मौत किसी ड्रग्स की वजह से हुई? गोवा पुलिस का दावा है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह ने गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान उनके ग्लास में कोई ड्रग्स मिला दिया था। इसके बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ी। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिख रहा है और आरोपियों ने भी कबूल कर लिया है। पुलिस ने सुबह 4 बजे होटल से तीनों के निकलते समय का सीसीटीवी भी जब्त कर लिया है, जिसमें आरोपी सुधीर सोनाली को सहारा देकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। गोवा पुलिस ने भले ही हत्या का मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पोस्टमार्टम में मौत की वजह अभी साफ नहीं है। मौत की सही वजह जानने के लिए डॉक्टरों ने सोनाली फोगाट के शव से टिश्यूज और विसरा निकालकर केमिकल एनालिसिस, हिस्टोपैथोलॉजी और सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। मृतक के शरीर में अगर किसी तरह का जहर दिया गया होगा तो वो केमिकल एनालिसिस टेस्ट से पता चल जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी से शरीर के विभिन्न अंगों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह पता चलता है कि वो पहले से खराब था या बाद में खराब हुआ है। सीरोलॉजिकल टेस्ट से शरीर में मौजूद बीमारी और उसके असर का अध्ययन किया जाता है। अब ये जब तीनों रिपोर्ट आएंगे, डॉक्टर्स ने जो अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है, डिटेल्ड रिपोर्ट, ये सब का मिलाप करके मृत्यु की वजह क्या है, नेचुरल है, अननेचुरल है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो अपना रिपोर्ट दे देते हैं। इस बीच सोनाली फोगाट का उनके गांव हिसार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़ी संख्या में परिवार, पहचान और बीजेपी पार्टी के लोगों ने सोनाली फोगाट को अंतिम विदाई दी और दोषियों को सजा देने की मांग की। हमने भी पता किया था अपने लेवल पे, तभी हम उसी बात पे 2 दिन तक अड़े रहे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस और सरकारी किसी भी इन्वेस्टिगेशन भी पता नहीं पाए कोई साजिश है या क्या है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक ड्रग पैडलर की पहचान कर ली गई है और सोनाली को क्लब से होटल तक लाने वाले टैक्सी ड्राइवर को भी समन किया गया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया में जारी अपने 5 पन्ने के इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत जोड़ो अभियान से पहले कांग्रेस को जोड़ना जरूरी था। अब कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि जब मजबूती से पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, तब ऐसे वक्त में गुलाम नबी आजाद को पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिर क्यों ये नौबत आई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। 5 एवेन्यू रोड के घर पर मौजूद रहने के बावजूद गुलाम नबी आजाद ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन उनकी 5 पन्नों की इस चिट्ठी ने कांग्रेस में सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। पत्र में अपने राजनीतिक सफर से लेकर कांग्रेस छोड़ने तक की बातें सिलसिलेवार तरीके से लिखी गई हैं। मसलन जम्मू कश्मीर में वो उस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए जब पार्टी में खासी उथल पुथल थी। फिर यूथ कांग्रेस में संजय गांधी के साथ जेल जाने का जिक्र किया। पत्र में यह भी लिखा कि 3 दशक तक उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर
संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया। लेकिन 2013 में राहुल गांधी के महासचिव बनाए जाने के बाद आपसी सलाह मशवरा का दौर खत्म हो गया। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर नए लोगों की एक कोटरी तैयार की गई। इसी वजह से राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए 49 में से 39 विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। पत्र में लिखा गया कि 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन सुझावों पर अमल न करके इन नेताओं को ही नीचा दिखाया गया। अंत में वो लिखते हैं कि कांग्रेस को भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद से मिलकर निकलने वाले कश्मीर के नेताओं ने भी कुछ यही बातें की। आजाद साहब मालिक हैं पूरे हिंदुस्तान के, इतना बड़ा स्टार हुआ लीडर जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस कांग्रेस को और बहुत कहीं कहाँ आसमान तक पहुंचा है, तो उनको मालूम है आपको कि उनने उस पेज पे 5 पेजों पे पूरी अपनी हिस्ट्री का इजहार किया है। इसलिए आप उसको पढ़िए और फिर देखिए क्या क्या होता है। जब उनकी किसी बात पे अमल न किया जाए, ह्यूमिलेशन की जाए, तो उसकी वजह यही है कि फिर इंसान मजबूर होता है नया कदम उठाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए, जो उसकी मर्जी है, मगर अभी तो उसके पास वो बात नहीं हुई किसके साथ ये जाएगी। हम इस गुलाम नबी आजाद के साथ। लेकिन गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी मीडिया में आने के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पहले अजय माकन और जयराम रमेश ने गुलाम नबी को आड़े हाथों लेते कहा कि आज जब कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रही है, तब गुलाम नबी का साथ छोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। गुलाम नबी आजाद के साथ G23 में रहे नेताओं ने भी उनकी आलोचना की। संदीप दीक्षित ने पत्र लिखकर कहा कि हमने रिफॉर्म की बात कही थी, रिवोल्ट की नहीं। यही नहीं, गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी से निकटता बढ़ाने के आरोप भी लगे। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा, जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। यह संयोग नहीं, सहयोग है। जो गुलाम नबी जी की चिट्ठी है वो एक जीता जागता सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक दल से आज एक अड्डा बना दिया है दरबारियों का, सिक्योरिटी गार्ड का और ओएसडीज का। तो आज ये प्रश्न हमें भी चिंता कर रहा है कि क्या हुक्मरान, जो टॉप लीडरशिप है कांग्रेस की, क्या वो भी इन दरबारियों की शिकार है? क्या ऐसी मजबूरी है कि एक मंडली के लिए आज एक 100 साल से पुरानी, 125 साल से पुरानी पार्टी का भविष्य, वर्तमान सब कुछ दांव पे लगा दिया? वो क्या मजबूरी है, ये नहीं समझ आ रही। इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई, क्योंकि जो भी बातें संगठन के हित में उठाई थी वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। फिलहाल ये इत्तेफाक है या सोची समझी रणनीति कि गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त इस्तीफा दिया जब कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों देश से बाहर हैं। गुलाम नबी आजाद की नाराजगी कांग्रेस में किसी से छिपी नहीं है, लेकिन 5 पन्ने की अपनी इस चिट्ठी में जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के लिए अपने त्याग और राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है, वो बड़े नेताओं के लिए भी किसी झटके से कम नहीं है। अब ईडी की जांच और बीजेपी के आरोप झेल रही
कांग्रेस आलाकमान के लिए ये वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली से हिमांशु शेखर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इधर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतें दिल्ली सरकार को गिराने में लगी हुई हैं। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि स्वराज से शुरू हुआ केजरीवाल का सफर अपराध पर आकर टिक गया है। इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा। विधानसभा बुला ली गई, हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे लगता है आज दूध का दूध शराब का शराब होगा। अब हंसिए मत, अब यही चल रहा है। लोग दूध का दूध पानी का पानी नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं भैया दूध का दूध शराब का शराब कर दो। बहुत हुआ। अब जब बहस होनी शुरू होती है तो उस पूरे विधानसभा के सत्र में शराब का सौ भी नहीं आता है। मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप दिल्ली के खजाने को घुमा करके आप लूटने के लिए पूरा चक्र रच दिए और जनता को बोलते हैं कि ये लोग 6-7 बोलते हैं कौन सा अमाउंट है, ये सारे अमाउंट दिल्ली की गरीबों के, दिल्ली की जनता के, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की लूट है। इसलिए मैं आज ये कहने पे मजबूर हुआ हूं कि पहली बार ऐसा मोडस ऑपरेंडी हमने देखा जहां अरविंद केजरीवाल ने स्वराज से शुरू करते और अपराध राज पे आके टिक जाते हैं। और नोएडा के ट्विन टावर को गिराने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी मंजिलों पर विस्फोटक लगाकर तार से जोड़ दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन का भी प्लान तैयार है। आसपास की सड़कों को सील भी किया जाएगा। तो किस तरह से ये तैयारियां पूरी हैं, सौरभ शुक्ला अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। इस तस्वीर में काले रंग की जो डिवाइस आप देख रहे हैं, इसे डायनेमो कहते हैं। रविवार को इस डिवाइस में दिख रहे हरे बटन को दबाकर ब्लास्ट किया जाएगा और 9 सेकंड में ये 103 मीटर के 2 टावर जमींदोज हो जाएंगे। 48 साल के चेतन दत्ता भारत के जाने माने ब्लास्टर हैं। चेतन दत्ता को रविवार ठीक 2:30 बजे हरे बटन को दबाकर ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन दोनों वायर्स को इन वायर से कनेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद इस नॉब को रिवॉल्व करके इसमें। एनडीटीवी से खास बातचीत में चेतन ने ब्लास्ट करने की पूरी प्रक्रिया का डेमो दिया। डेमो एंड जनरेट द करंट, जो 2 वायर्स वहाँ से बिल्डिंग से हमारी साइड तक आएंगी, उन दोनों वायर्स को इन वायर से कनेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद इस नॉब को रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाएगा। करंट जनरेट होने पर ये लाइट ब्लिंक करेगी और ब्लिंक करने के बाद सिंपली ये बटन प्रेस करना। नोएडा पुलिस ने काफी चर्चा के बाद ट्रैफिक प्लान जारी किया है। सुबह 7 बजे ध्वस्तीकरण के आसपास 400 मीटर के इलाके को सील कर दिया जाएगा। शाम 4 बजे तक 400 मीटर के इलाके में ट्रैफिक नहीं चलेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को दोपहर 2:15 बजे से 2:45 बजे तक सील किया जाएगा। ट्विन टावर को जाने वाली सारी सड़कों को बैरिकेड लगाकर बंद किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा जाने वाले ट्रैफिक को कालिंदी कुंज से परी चौक की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। सारे डाइवर्जन्स को गूगल मैप पर अपडेट किया जाएगा। जहाँ तक इस जगह की बात है तो बहुत एक्सपीरियंस लोगों को लगाया गया है जो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं और इस एरिया को जानते हैं। निश्चित तौर पे मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोगों ने न सिर्फ सेफ्टी का ध्यान रखा है बल्कि ट्रैफिक इतने सुरक्षित ट्रैफिक और मजबूत ट्रैफिक प्लान बनाया है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। ध्वस्त होने वाले 103 मीटर ऊंचे टावरों के अगल बगल रहने वाले 7000 लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। लोगों को ब्लास्ट से पहले ही सुबह 7 बजे घर खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन लोग मेहनत से बनाए अपने आशियाने को लेकर चिंतित हैं। बहुत डर लग रहा है कि वापस आएंगे, कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, घर ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। डर तो है ही। अब जैसे डेट पास आ रही है डर और बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई तो इफेक्ट हो ही रही है। मंडे को टेस्ट है बच्चों का ना, हमें आना भी पड़ेगा मंडे को सुबह। इससे पहले भारत में ऐसा ध्वस्तीकरण कभी नहीं हुआ। ध्वस्तीकरण का काम 2 कंपनियां एडिफाइस इंजीनियरिंग और जेट इंजीनियरिंग कर रही हैं। एडिफाइस भारतीय कंपनी है। पहले केरल में मराडू में 2020 में अवैध रिहायशी इमारतों, तेलंगाना के सचिवालय,
केंद्रीय कारागार और गुजरात के पुराने मोटेरा स्टेडियम ध्वस्त करने का जिम्मा एडिफाइस उठा चुकी है। ये वीडियो केरल के मराडू का है। जेट इंजीनियरिंग साउथ अफ्रीकन कंपनी है। ये वीडियो साउथ अफ्रीका के बैंक ऑफ लिस्बन के ध्वस्तीकरण का है, जिसे जेट इंजीनियरिंग ने ही ढाया है, जो नोएडा के ट्विन टावरों को ढहाने में एडिफिस के साथ काम कर रही है। तो फिलहाल सबकी नजरें रहेंगी देश पर, देश की नजर रहेंगी इस बिल्डिंग पर, और हमारी नजरें रहेंगी चेतन साहब पर जब वो हरा बटन दबाएंगे, ताकि हम भी उस मोमेंट को कैप्चर करें। सिर्फ 6 लोग रहेंगे, 5 लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, एक जेट कंपनी के, एडिफिस कंपनी के, एक ब्लास्टर साहब रहेंगे और एक सरकार का नुमाइंदा होगा, ताकि चीज़ें स्मूथली रहें, और वो भी वहाँ पर एक गवाह के तौर पर मौजूद रहेंगे। सहयोगी अशोक महाले और अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के जोशीमठ के सैकड़ों मकानों में दरारें हैं। परेशान लोगों ने जब शिकायत दर्ज की तो सरकार ने उच्च स्तरीय टीम गठित की, जिसने इलाके का सर्वेक्षण किया। 6 संस्थानों की टीम अब दरारों की वजह और बचाव को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। ये मकान महज साल भर पुराना है। इसमें आई दरार डरा रही है। आशियाना बनने से पहले ये वीरान हो गया, गृह प्रवेश तक नहीं हो पाया। ये रविग्राम कोठलागढ़ का ये मोहल्ला है। यहाँ पर ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है, ये एक साल पहले बना हुआ है। इस एरिया में जितने भी हैं टोटल मकानों का यही हाल है। करीब 25,000 की आबादी वाले जोशीमठ में मकानों की ऐसी हालत डराती है। 150 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मकान में दरार की शिकायत दी है। सवाल कुछ आशियानों का नहीं, पूरे इलाके का है। ऐसी हालत बीते साल नवंबर से होनी शुरू हुई। देखो ये पूरा लेंटर ये हो गया, ये दरार है, ये पूरे पानी यहाँ नीचे जा रहा है, ये पूरे ऐसा ये भी धंसने लग गए, ये दीवारें ये सारी। इतना परेशान हो रखे हम कि कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। हाँ, बड़ी मुश्किल पर वो मकान बनाया, ये तो सारे ऐसे धंस रहे हैं। लोग किराए पर जाने का भी वो नहीं है हमारा। तो सिविल लाइन की परेशानी है, नाली और सिविल लाइन हो जाए तो क्या सक मकान कब फट जाए, क्योंकि यहाँ दिक्कत इसी का सबसे ज्यादा। तो पूरा एरिया है लगभग जिस पे ये पूरा लाइन आ रहा है। जानकार कहते हैं कि बिगड़ते हालात को संभालने को लेकर जल्दी से कदम उठाने की जरूरत है। विस्थापन नीति में भी अमूलचूल बदलाव की दरकार है। तत्काल जो है उन घरों का जो अति संवेदनशील घर हैं, जो घर बदले जाने हैं, जिन घरों को शिफ्ट किया जाना है, जिन घरों की हालत बिल्कुल खराब है, इन सब का एक सर्वेक्षण कराया जाए। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है। उसके बाद स्वतंत्र वैज्ञानिकों से हम लोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से मांग की थी, उन्होंने एक सर्वेक्षण किया, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अभी सरकार की एक कमेटी बनी है, उच्च स्तरीय कमेटी, उसने सर्वेक्षण किया है। तो इन सब कमेटियों की जो रिपोर्ट है, इसको ठीक से लागू किया जाए। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुरुआती जांच में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होना ही इस संकट की अहम वजह के तौर पर दिख रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।